बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जश्न हर जगह मनाया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खुल चुका है। ईरान के साथ जो डील है वो तकरीबन फ़ाइनल हो चुकी है। ये जश्न डोनाल्ड ट्रंप भी मना रहा है, पाकिस्तान भी मना रहा है, दुनिया के कई मुल्क भी मना रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक अजीब सा क्लाउड है, एक शैडो है। हमें समझ नहीं आ रहा, आवाम को समझ नहीं आ रहा, दुनिया को समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है, झूठ क्या है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बताते हैं कि वायदा मुकम्मल हो गया है, न्यूक्लियर डस्ट भी हम ले लेंगे, उनका सब कुछ हमने तबाह भी कर दिया है, वो तरलों पे भी आ गए हैं। लेकिन एक्सियोस रिपोर्ट करता है कि जनाब शायद कोई पैसों का लेन देन भी होना है। ये बड़ी अजीब सी बात है। एक अखबार रिपोर्ट करता है कि पैसों का लेन देन होना है, दूसरा अखबार कहता है कि नहीं, पैसों के लेन देन के बगैर ही न्यूक्लियर डस्ट का मामला चलना है। फिर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो समझ आता है कि पाकिस्तान ये डील नेगोशिएट करवा रहा है, कोशिश कर रहा है कि ख़ित्ते में अमन कायम हो जाए। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के अंदर अमेरिकन ब्लॉकेड अभी भी है। जब ये सारी चीज़ें आप फैक्टर इन करते हैं तो फिर आपको जाके देखना पड़ता है द न्यूज़ फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। डोनाल्ड ट्रंप की बात पे एतबार करना तो मेरे ख्याल से एक बेवकूफ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे करियर में साबित किया वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, एक की हुई बात से कभी भी यू टर्न ले सकता है। तो हमें फिर दूसरी पार्टी की बात सुननी पड़ेगी जो इस सारी निगोशिएशन में इन्वॉल्व है, जो ईरान है। ईरान के स्पीकर और लीड निगोशिएटर मोहम्मद बागेर गालिबाफ जो हैं, वो कहते हैं कि कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्लॉकेड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ दोबारा ओपन नहीं होगी। यानी कि अमेरिकन ने अपना ब्लॉकेड ख़त्म नहीं किया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ ओपन नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ ओपन किए, किन कंडीशंस में किया वो आपको भी बताते हैं। लेकिन अगर अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड ख़त्म ना किया तो वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को दोबारा बंद कर देंगे। अब बकौल डोनाल्ड ट्रंप के इसी टाइम फ्रेम में जब ये सारी गुफ्तगू हो रही है, ये ट्वीट आती है स्पीकर साहब की, वो कहता है कि जी हमारा ब्लॉकेड जारी रहेगा जब तक कि एक फ़ाइनल पीस डील नहीं हो जाती। या ईरान झूठ बोल रहा है, या ट्रंप झूठ बोल रहा है, या ट्रंप यू टर्न करने लगा है, या फिर कोई ऐसी चीज़ एट प्ले है जो अभी मंजरेआम पे नहीं आ रही। गालिबाफ साहब ने ट्वीट में कहा कि द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट मेड 7 क्लेम्स इन 1 आवर, ऑल 7 ऑफ विच वर फॉल्स। यानी कि निगोशिएशन के दौरान उसने कहा कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो झूठ बोलता है, साथ की साथ बातें उसकी झूठ है। उन्होंने दूसरी बात उसने ये की कि उसने कहा कि ये जो जंग है ये इन्होंने झूठ से जीतने की कोशिश की लेकिन ये जीत नहीं सके, और ये झूठ इनको निगोशिएशंस में भी कहीं नहीं लेके जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्या बात कर रहा है, वो न्यूक्लियर डस्ट की बात कर रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर रहा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की बात कर रहा है। इसके अलावा तो उसने तीसरी कोई बात नहीं की। उसने ये कोई बात नहीं की कि ईरान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट क्या होंगे। उसने ये कोई बात नहीं की कि जनाब ईरान को हम पैसे देंगे कि नहीं देंगे। तो अगर यही दो मुद्दे वो बार बार कह रहा है तो इन्हीं दो मुद्दों की बात करें गालिबाफ साहब कि जनाब ये सब कुछ झूठ है, ऐसे होना नहीं है। उन्होंने कहा कि पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, ये गालिबाफ साहब की बात कर रहा हूँ, विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द डेजिग्नेटेड रूट एंड विद इरानियन ऑथराइजेशन। ये तो पहले भी ऐसे खुला हुआ था। जब से अमेरिकन ब्लॉकेड वहाँ लगा है तो कई चाइनीज़ बहरी जहाज़ गुजर गए और पाकिस्तानी जहाज़ तो वैसे ही गुजर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की इस वक्त गुड्डी बहुत ऊपर है, हमारे जहाज़ कहीं नहीं रुकते, बल्कि हम तो शायद ये सर्विस भी ऑफ़र करने को तैयार है कि हमारा झंडा लगा के अपने जहाज़ भी क्लियर करा लो। तो अगर ईरानियन अथॉरिटी के रेगुलेशन से ही वहाँ से पास होना है, और यही सवाल एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से फिर किया, आई बिलीव जब वो एयरफोर्स 1 के ऊपर चार्टे थे या उसके अंदर थे, कि जनाब वहाँ पे टोल पे होना है। उसने कहा जी बिल्कुल टोल पे नहीं होना। तो कौन सच बोल रहा है? चलें, whether the state is open or closed and the regulations governed it will be determined by the field, not by social media। यानी कि उन्होंने कहा कि जनाब जो आप मौके पे काबज़ होंगे और जो आपकी निगोशिएटिंग टीम बात करेगी वो चीज़ें डिटर्मिन करेगी, आपके सोशल मीडिया पोस्ट नहीं। अब यहाँ पे वो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि जनाब जो आप लोकल सपोर्ट के लिए और मार्केट मैनिपुलेशन के लिए ट्वीटें और बयानात दे रहे हैं, इनसे गुरेज करें और मौके के ऊपर आके बात करें। क्योंकि बेसिकली बहुत देर तक डोनाल्ड ट्रंप और उसके साथियों पे स्पेकुलेटेड है कि वो बहुत सारे फॉल्स ट्वीट्स यानी कि झूठे बयानात देते रहे मार्केट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। जब क्रूड का प्राइस 116-17 पे गया था तो मार्केट में रूमर छोड़ दो कि प्राइस गिरे, फिर उठा लो, फिर जंग तेज़ कर दो, फिर रेट ऊपर चल जाएगा। अभी रेट गाबन 90-91 पे आया हुआ है। ऑब्वियसली प्री वॉर रेट पे नहीं है, जो प्री वॉर रेट से भी उस पर पहुँचा नहीं है, लेकिन 90-91 पे अगर दोबारा हैवी बाइंग डल रही है तो कोई पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब मंडे या ट्यूसडे को नया चांद चढ़ा दें। क्योंकि होता क्या है कि मार्केट से जो पैसे कमाते हैं इस तरह, वो भी कैपिटल मार्केट से या कमोडिटी मार्केट से, उनको ईजी मनी की बहुत आदत होती है, स्पेशली रूमर बेस्ड मनी, क्योंकि अमेरिकन इकॉनमी ऑपरेट ही इस तरह करती है। गालिबाफ साहब ने एक और निशानदेही की, उनका जो मीडिया वॉरफेयर एंड इंजीनियरिंग पब्लिक ओपिनियन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल ऑफ वॉर है
और ईरानियन नेशन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने असली और एक्यूरेट न्यूज़ पढ़नी है ऑफ नेगोशिएशन इन द रीसेंट इंटरव्यू ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन, वो उन्होंने उसके नीचे लिंक दे दी। यानी उनका कि जो ईरान का मौक़िफ़ है वो इन 3 लिंक्स के तहत आपको पूरा मिल जाएगा। वो लिंक्स महरोज़ भाई वीडियो में भी अटैच करवा दीजिएगा ताकि आप भी देख सकें। यानी कि ईरान ने कहा कि जो सारा एक हवा बयानिया बना रहा है वो गालिब आफ साहब की एक ट्वीट का मार था। इस बात में कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं, क्योंकि बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि जनाब ये किसी तरह पाकिस्तान की शिकस्त होगी। नहीं, पाकिस्तान की विन ही विन है। आप ये देखें, ग्लोबल सुपर पावर अमेरिका और रीजनल पावर ईरान की जंग हुई आपस में, अमेरिका ने जहरियत की। वो जंग एक ऐसी पोजीशन में पहुंच गई कि न्यूक्लियर ऑप्शन टेबल पे आना शुरू हो गया। अमेरिका ने यूरोप को रीच आउट किया, फ्रांस को, पता नहीं किस किस मुल्क को, यूके को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, सब ने कहा ना भाई हमसे ना हो पाएगा। फिर पाकिस्तान की बारी आई। पाकिस्तान ना तो सिर्फ मैदान में कूदा, पाकिस्तान ने स्विफ्ट रिजल्ट्स दिए। ये जो आज आप सीज़ फायर देख रहे हैं, ये दोनों फरीक हैं, ट्रंप और ईरान, कहते हैं कि पाकिस्तान की वजह से। वो बार बार शुक्रिया अदा करते हैं कि ये सीज़ फायर इंश्योर करना पाकिस्तान की वजह। जब ईरानियन डेलीगेशन पाकिस्तान आया था तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी था इंडियन मीडिया पे कि जनाब ये तो सिक्योर ही नहीं है, इसराइल कभी भी हमला कर सकता है। ना तो सिर्फ ईरानियन डेलीगेशन यहाँ पे आया एस्कॉर्टेड बाय द पाकिस्तान एयरफोर्स, ईरानियन डेलीगेशन वापस गया और फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद ईरान चले गए। इसराइल ने टस से मस नहीं की। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस जहाँ पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व होती। आप बिल्कुल ना समझिएगा कि हमारे पॉलिटिकल इख्तलाफात एक तरफ, लेकिन एज अ फाइटिंग फोर्स कोई शक ना रखिएगा, क्योंकि अभी वैसे हमारे लिए तो खुशी की एनिवर्सरी और दुख की बरसी भी आने लगी है इंडिया के लिए। ये जो मई अप्रोच कर रहा है, ये पिछले साल मई के अंदर ही इंडिया ने एक स्टूपिड हरकत की थी, जिसके बाद आप समझे कि पाकिस्तान का पूरा काया ही पलट गया था। ना सिर्फ पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री माइट दिखाई थी, बल्कि जियो स्ट्रेटेजिकली अपनी इंपॉर्टेंस दोबारा रीइन्विगोरेट की थी और इनफैक्ट ग्लोबल सेंटर स्टेज पे आ गए थे। और जब से हम उस सेंटर स्टेज पे हम हट नहीं पा रहे। मसलन कि आप समझें कि शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उस सेंटर स्टेज से हट नहीं रहे। होता है ना कि बंदे को लाइमलाइट की आदत हो जाए। अच्छा, इसी बहाने में ना मुल्क का भी फ़ायदा हो रहा है। एक अनफॉर्चुनेट बात ज़रूर है इस सारी एपिसोड में मैं करना चाहूँगा बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। दुनिया में क्रूड की कीमत कम हो गई है, पाकिस्तान तेल आ रहा है, लेकिन कल रात सरकार ने पेट्रोल नहीं सस्ता किया। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि सरकार ने जो टैक्स कलेक्शन इसके ऊपर करनी होती है ना, उसको वो इन्जॉय कर रहे हैं। ज़ाहिर है एक फ्री फ्लोइंग पैसा, तेल तो मैंने आपने डलवाना है, हमारी मजबूरी है, तो ये कुछ शर्म की बात है। बहरहाल डीजल पे उन्होंने पैसे कम किए हैं, अब डीजल दोबारा पेट्रोल से सस्ता हो गया। लेकिन डीजल बेसिकली आप समझे कंज्यूमर कार्स के लिए होता है, ट्रैक्टरों के लिए होता है, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन पेट्रोल पे भी सस्ता होना बहुत ज़रूरी है। आप समझें कि अभी भी लोगों की मैथ्स पूरी नहीं हो रही। इस दफ्तर में 3-4 लोग हैं जो नौकरी छोड़ने पे आए हुए हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा है, हमारी पूरी नहीं डली है, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। तो ईऑन पे हमारी रिक्वेस्ट है, तनख्वाह तो हम बढ़ा नहीं सकते, आपकी मेहरबानी, ये तेल सस्ता हुआ है, तेल सस्ता ही रहने दें। डोनाल्ड ट्रंप TPUSA जो चार्ली कर्क जो उनका बंदा कत्ल हुआ था, उसकी रैली को एड्रेस करते हुए फिनिक्स में कहता है कि याद रखना मैं पीस मेकर हूँ, मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं और अगर ईरान और लबनान को डाल दें तो 10 जंगें हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी गेम है कि पहले जंग शुरू करो, फिर जंग में कुट खाओ, और कुट खाने के बाद को मैं यहाँ अमन कायम कर रहा हूँ। अजीब बांदर नाच है। उस रैली में उसने कहा, आई वॉन्ट टू थैंक द कंट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स ग्रेट प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स ग्रेट फील्ड मार्शल, ही इज़ अ ग्रेट फील्ड मार्शल। फिर उसने कहा कि हम लबनान को ग्रेट अगेन बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नेटो एब्सोल्युटली यूटलेस है जब हम उनकी ज़रूरत थी। फिर उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर डस्ट विद एक्सकवेटर्स हम ईरान निकालेंगे और वापस अमेरिका लेके आएंगे। फिर उसने कहा कि ईरान ने स्टेट ऑफ हरमूज फुली ओपन कर दिया एंड रेडी फॉर बिजनेस फुल पैसेज। उसने कहा ईरान में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं, देयर कुड बी इफ़ देयर आर वी विल हैव टू स्ट्रेटन आउट बट आई डोंट थिंक देयर आर टू मैनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। यानी कि ये एक बंदा अपने एक जुमले में भी ना कोहेरेंट बातें नहीं कर सकता। अग्रीमेंट साइन होगी तो ब्लॉकेड एंड होगा, यानी कि जो अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट वर्किंग, वी आर एक्चुअली कूलिंग एज अ प्लानट। कंप्लीटली रैंडम डायरेक्शंस में बात करते हैं। अफ्रीका में एक जेनोसाइड हो रहा है, दे किल पीपल इफ़ दे आर वाइट। 70 साल से हम वेट कर रहे हैं न्यू डॉन फॉर क्यूबा, वी आर गोइंग टू हेल्प देम आउट विद क्यूबा, नाउ वॉच व्हाट हैपेंस। यानी कि एक जंग ख़त्म नहीं हुई, दूसरी जंग के ये साहब बीच में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। और सिर्फ जो मेरी दानिश्त है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ऑडियंस को प्ले कर रहे हैं।
यानी कि जो उनकी वोटर बेस है उसको वो मंजन डाल रहे हैं, क्योंकि आगे मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं। उनका क्या रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह वो भी हम तफसीली तौर पे कवर करेंगे फ्यूचर में, इलेक्शन जब करीब आएंगे। लेकिन फ़िलहाल रिपब्लिकन की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर लग रही है। अब आते हैं लबनान और इसराइल के सीज़ फायर की तरफ। ईरान पूरी तैयारी में था कि वो अटैक करेगा इसराइल के ऊपर अगर लबनान का सीज़ फायर होल्ड नहीं करता, लेकिन अब वो सीज़ फायर हो गया है। उसके अंदर ईरान की गवर्नमेंट ने शुक्रिया अदा किया एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का, और बिलखसूस हिज़्बुल्लाह नाम लेके कि इस सीज़ फायर के लिए आप पिवटल थे। अब अगले 48-72 घंटे में पता चलेगा, क्योंकि ईरान ने बार बार कहा है कि ये जो सीज़ फायर है लबनान वाला, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डील। आप याद करिएगा कि ये सीज़ फायर का डिनाइल किया था, यानी कि इसको पार्ट ऑफ डील बनाने का डिनाइल किया था ट्रंप ने और जेडी वैंस ने। लेकिन कल ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि मैंने ऑर्डर किया है इजराइल को कि वो मत अटैक करें लबनान के ऊपर। तो उसने इजराइल की भी मिट्टी पलीत कर दी कि ये तेरी औकात हैसियत है, तुझे हमने ऑर्डर कर दिया। ये बज़ाहिर आपको लग रहा है, लेकिन दर हकीकत ये नहीं हुआ। इन रियलिटी ये हुआ है कि उन्होंने इजराइल के लिए एक सेफ़ एग्जिट बनाना था, जहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू जो ट्रंप के काफ़ी करीब है उसके लिए घर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फेस सेविंग बने। उन्होंने ईरान के अंदर एक डील नेगोशिएट करनी है, उस डील के तहत उन्होंने बताना है इजराइल के लोगों को जनाब कि यहाँ पे न्यूक्लियर डस्ट नहीं है। अब वेदर दिस इज़ पार्ट ऑफ द डील और नॉट, ये भी वक्त बताएगा। साथ ही साथ उन्होंने लबनान के अंदर उनको साउथ लबनान कब्ज़ा करके दिलवा दिए, यानी कि अगर आप मैप देखेंगे तो जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल है वो अब पूरा का पूरा साउथ लबनान में घुस गया। साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अहमद अल शरा जो सीरिया के प्रेसिडेंट है इस वक्त, वो ओपनली कहते हैं कि जनाब हमें इजराइल से कोई मसला नहीं है, हमने इजराइल से लड़ना नहीं है। लेकिन फॉर सम रीज़न इजराइल वहाँ भी इलाके कब्जे किए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ नॉर्थ में ऑपरेशन चल रहा है और वहाँ पे सीरिया के अंदर भी बैक वक्त ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन क्योंकि सीरिया का जो अहमद अल शरा है वो ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में नहीं आता, तो लिहाजा उसकी बात अभी सेंटर स्टेज नहीं है। तो इजराइल का आप देखेंगे कि अगर उनको लबनान में सीज़ फायर करना पड़ता है तो साउथ को वो कैप्चर रखेंगे, फ़लस्तीन के अंदर वो मज़ीद जेनोसाइड करेंगे और वो इनकर्जन सीरिया के अंदर बढ़ा देंगे, क्योंकि उनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रुक नहीं सकती। दे कैनॉट स्टॉप एक्सपेंडिंग देयर बॉर्डर्स, ये उनकी कोर फिलॉसफी है। इट्स लाइक देयर रेड लाइन जो वो पार नहीं होते। उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है जब वो बफर जोन्स नहीं क्रिएट करते अपने लिए। यही फ़लसफ़ा वैसे हिटलर का भी था, जिसने इलाके फ़तह किए थे अपने लिए एक सेफ्टी नेट्स बनाने के लिए कि जनाब ताकि जो जर्मैनिक एम्पायर है वो प्रोटेक्टेड रहे। पता नहीं इनके ख्यालात कहाँ से आते हैं। कैटेगरी ऑफ द केव और जिम कैरी की डार्क कॉमेडी द ट्रूमन शो का आपस में क्या ताल्लुक है, जहां एक तरफ प्लेटो बात करता है उस इंसान की जिसको कैद में रखा गया है और उसकी जो दुनिया है उसके लिए क्यूरेट की जाती है और उसको कोई अंदाजा नहीं है कि उसके बाहर वाली दुनिया में क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ ट्रूमन शो के अंदर स्पॉयलर्स यहाँ नहीं मिलेंगे। अगर आपको स्पॉयलर्स चाहिए तो आपको हमारा द क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। yawnpodcast.com पे जाएं, अपनी मेंबरशिप परचेज करें ताकि जुमे के जुमे में आपको पॉपुलर मूवीज़ और टीवी के बारे में स्पॉयलर्स दे सकें। शुक्रिया। ओवरऑल अगर बात करें तो इट इज़ टू अर्ली टू से एग्जैक्टली क्या होगा। ट्रंप ने भी कहा है कि ओवर द वीकेंड हम नेगोशिएट कर रहे हैं। जो इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर प्रोटोकॉल्स लग रहे हैं, जो वहाँ पे असूल कायम हो रहा है, लग ये रहा है कि मंडे को कोई वहाँ पे बड़ी मुलाकात या मीटिंग होनी है टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। द नंबर ऑफ सहाफ़ी जो फ़ॉरेन सहाफ़ी थे, स्पेशली दी अमेरिकन जिन्होंने अप्लाई किया फॉर वीज़ाज़, वो 3 गुना ज़्यादा हो गए हैं सिंस द लास्ट टाइम जब टॉक्स हुई थी। सो मे बी इस्लामाबाद के अंदर एक और रैली सेट होनी है। बताया जाता है कि कमिंग वीक में मंडे से थर्सडे, और ये खबर मंसूर अली खान साहब ने रिपोर्ट की थी, मंडे से लेकर थर्सडे के दरमियान कुछ बड़ा इस्लामाबाद में होना है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये कहा है कि अगर पीस डील साइन होती है तो मैं खुद इस्लामाबाद भी आ सकता हूँ। ये खैर आपको जल्दी पता चल जाएगा। उसकी वजह यह है कि किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के आने से पहले उसकी पहले फॉरवर्ड टीम आती है सिक्योरिटी असेस करने के लिए। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के अंदर ना महरोज़ भाई, मुझे पता है ख़तरा है, मैं बड़ा इस पर परेशान होता हूँ। कल रात मैं सो नहीं सका। अगर खुदा ना खासा डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आ गया तो हमारे हमसाए तो सर्फ खा लेंगे, मसलन वो तो अपनी बेचारे नब्ज़ ही काट देंगे। और सबसे अफसोसनाक बात क्या है, अभी पुणे के अंदर उनका एक जहाज़ गिर गया, उनके एयरपोर्ट पर उनको पूरा एयरपोर्ट बंद करना पड़ा है। उस एयरपोर्ट के अंदर जो रनवे था वो बहुत सिविल और मिलिट्री यूज़ के लिए इस्तेमाल होता था। और सबसे फ़नी बात क्या है, किसी मीडिया एंकर पर्सन को एक्सेस नहीं दिया गया। ये नहीं बताया जा रहा है कि कौन सा जहाज़ गिरा है, क्यों गिरा है, एग्जैक्टली हुआ क्या। अगर आपके मुल्क में कोई भी एविएशन का वाक़या होता है तो पता चलता है वहाँ पे क्या हुआ है। अच्छा, इंडिया में ये हस्बे मामूल बन गया है कि जनाब हेलीकॉप्टर गिर जाना, जहाज़ गिर जाना, जंग के अलावा
जंग में भी गिरते हैं लेकिन जंग के अलावा भी गिर जाना। वैसे इसमें मेरी भी एक कंस्पिरेसी थीरी है, आप कह लें। जो इनके जहाज़ गिरे थे ना जंग के अंदर, ये एक एक करके उनके वकूए करवा रहे हैं ताकि उनके लॉसेस डिक्लेयर कर सकें जी। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट मानती नहीं कि हमारे इतने जहाज़ गिरे हैं, लेकिन एक आधा जहाज़ यहाँ गिर गया, एक जहाज़ पुणे में गिर गया, एक जहाज़ एक्साइज में तबाह हो गया, एक जहाज़ का टायर पंचर हो गया। ये कर करा के इन्होंने अपने 7-8 जहाज़ पूरे करने के जनाब लॉस हुए, क्योंकि ज़ाहिर है ऑडिट रिपोर्ट्स निकलती हैं, लोग वो पढ़ सकते हैं। शायद ये चीज़ है, शायद कोई और चीज़ है, लेकिन अगेन ये हमें तभी पता चल सकता है जब कम से कम इंडियन मीडिया को एक्सेस दे दें। मत दुनिया मिट्टी पलीत कर रही है इंडियन मीडिया की, इंडियन गवर्नमेंट की। यूएन के अंदर बैठ के क्या बात हो रही है ये भी ऐसे आप सुन के हैरान होंगे। वो कहते हैं कि जी 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने पूरी कोशिश की इंडिया को अपने करीब करने की, लेकिन इंडिया सही तरह करीब हो नहीं सका। ट्रंप ने आया का फ़र्क मसलन कि आप इंडिया की मिट्टी पलीत होते हुए ग्लोबल स्टेज पे देख रहे हैं उन्हीं की गलतियों की वजह से। कोई पाकिस्तान ने इसमें कुछ नहीं किया, कुछ चाइना ने इसमें कुछ नहीं किया, ये इन्हीं की अपनी मिस्टेक है। क्यों? दे ओवर एस्टिमेट देमसेल्व्स। ये मूवीज़ देख देख के इनका दिमाग ख़राब हो गया। इन्हीं की मूवी का एक डायलॉग है कि जनाब वहाँ पे वो रामाधीर सिंह कहता है कि जनाब मैं सिनेमा नहीं देखता, इसलिए मेरा दिमाग ख़राब नहीं होता, मैं अपने आप को हीरो नहीं इमेजिन करता। अनफॉर्चुनेटली ये लोग मूवीज़ देख देख के ख़राब बिल्कुल पागल हो चुके हैं। मतलब कि आई थिंक धुरंधर वो फाइनल स्ट्रॉ था जिसके बाद लोगों ने कहा यार कि इंडियन मूवी देखने का फ़ायदा ही कोई नहीं। ये जो बड़ी ये ब्लॉकबस्टर्स बनाते हैं दे आर जस्ट रिडिकुलस। बहरहाल उनकी आवाम ये चीज़ें एंजॉय करती है, उनके थिएटर वाले बनाते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। अच्छा, मैं इधर एक मशवरा दूंगा पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को, किसी का मुंह लाल देखे अपना मुंह लाल नहीं करते, ठीक है। हमने भी जवाबी कार्रवाई में एक शो बनाया है, वो हमने लाइव पे बैठ के उसकी क्लिप्स को भी रिएक्ट किया था। जो वो बुशरा अंसारी साहब हैं और एक और सीनियर एक्टर हैं, तो वो बता रहे हैं रॉ क्या। मगर सच छोड़ें, हमें अपने मुल्क पे फोकस करना चाहिए, अपने एलाइज पे फोकस करना चाहिए, अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में प्लेस बनने चाहिए तो ईरान पे बनने चाहिए, उनकी बहादुरी पे बनने चाहिए। लेकिन अगेन हमारी जो इंडस्ट्री है वो इतनी डेवलप नहीं है, उनको इतनी चीज़ों की समझ नहीं है, वो इतनी फ्यूचर प्लानिंग कर नहीं पाते। एक स्टोरी थी जो हमने कल लाइव में कवर की थी, लेकिन वो इंटरनेट पे भी डेवलप हो रही थी। मैं सिर्फ उस पर अपने कुछ कमेंट्स देना चाहता हूँ। जमील फ़ारूकी साहब हैं, एक एंकर पर्सन हैं जो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और इंतहाई प्रो पीटीआई हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपको सहाफ़ियों के अंदर अब 2 या 3 किस्में मिलती हैं। देयर इज़ दी प्रो गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट, प्रो पीटीआई, और फिर कुछ लोग हैं जो फेली न्यूट्रल टाइप हैं, पॉलिसी बाय पॉलिसी चलते हैं। लेकिन ये लोग थोड़े हैं, चंद होंगे मेरा ख्याल। जमील फ़ारूकी साहब की ट्विटर पे ट्वीट लगती है कि जनाब मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है और उनका काफ़ी नुकसान हुआ है, 19 टांके लगते हैं उन्हें। अब इसके ऊपर इमीडिएटली आपके थॉट आते हैं कि जमील फ़ारूकी बहुत प्रो पीटीआई है तो इस्टेब्लिशमेंट ने हमला करा। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट जब बंदे को गायब करती है तो ये मोडस ऑपरेंडी नहीं होता, उनका मोडस ऑपरेंडी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि नहीं जनाब, असल में इनका कोई निजी मामला था। इनकी बेगम थी, बेगम कहती हैं कि ये मेरे पे ज़्यादोकोप करते थे, जुल्म करते थे। जमील फ़ारूकी साहब कहते हैं कि नहीं, मेरी बेगम प्रेग्नेंट थी, मैं उनको घर नहीं जाने देता था। तो एक अजीब सा मामला आता है। अब इसके ऊपर हर बंदा घुस जाता है मैदान में पॉइंट स्कोरिंग करने। पीटीआई वाले अकाउंट्स ट्विटर पे जमील फ़ारूकी साहब साथ खड़े जाते हैं, उन्होंने अगर बीवी को मारा है या नहीं मारा उसको वाइट वॉश करने की कोशिश करते हैं। जो एंटी पीटीआई वॉइस होती है कहते हैं देखें ना, जिसका लीडर ऐसा होगा उसका बंदा भी ऐसा ही निकलेगा। अब इस सारे के अंदर बंदे को ये सोचना चाहिए कि इस चीज़ का क्या कोई वैल्यू है हमारे मेन स्ट्रीम में। यहाँ पे रोज़ पता चलता है कि जनाब किसी मियाँ ने अपनी बीवी को कुट दिया, किसी बीवी ने अपने मियाँ के साथ ज़्यादती कर दी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ज़्यादातर तो ये मियों का बीवियों के साथ ही होता है, बीवियों में बेचारियों का तो चंद ही आपको शायद कुछ शाज़ नज़र वाक़या मिलता हो जहाँ उन्होंने ज़्यादा कोप किया अपने मियों पे। इसका पर्पज़ क्या है? हमको ग्रेट डिबेट साबित करें या हमने हर पॉइंट पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है? मतलब पीटीआई ने पूरी ईरान जंग के अंदर हमें साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है, ज़ीरो रो, हम डाकी हैं। यार हैव अ हार्ट। इंडिया की जंग में उन्होंने साबित करने की कोशिश की जंग होगी नहीं। अच्छा, जब जंग होगी तब भी सवाल जवाब अजीब से पूछना शुरू हो गए। ओके, जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं या एंटी पीटीआई लोग हैं, वैसे नून लीग सपोर्टर कम है, एंटी पीटीआई लोग ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक, जो एंटी पीटीआई लोग हैं वो हर लम्हे पे साबित करते हैं। अभी एक आर्टिकल आया हुआ था जेरूसलम पोस्ट के अंदर गालबन, जहाँ पे उन्होंने कहा कि एक ओपिनियन पीस था। वैसे मैंने वो पढ़ा, इमरान खान के हक़ में नहीं था। उन्होंने सिर्फ बेसिकली जो आपकी पल्स है नेशन की वो मेजर करके रिपीट की है। बारह इस पे जनाब शुरू होगा कि ये तो है ही ज़ायनिस्ट एजेंट। अच्छा,
अगर हमने ये लॉजिक से इस्तेमाल करनी है तो ठीक है यार, मैं भी कल $1000 दे के जेरूसलम पोस्ट में एक आर्टिकल लिखवा देता हूँ किसी इजरायली बंदे के नाम से कि इजराइल के नज़दीक दुनिया का बेहतरीन लीडर नवाज शरीफ है। बट व्हाट इज़ द वैल्यू? हम इतने स्टूपिड हो गए हैं, इतने डम हो चुके हैं कि हम फॉरेन प्रोपेगेंडा पिक नहीं कर सकते, और इसके लिए पीटीआई वाले भी टू ब्लेम है, एंटी पीटीआई वाले भी टू ब्लेम है। फॉरेन प्रोपेगेंडा ही पिक नहीं होता इनसे। कुछ अरसा पहले इंडिया इमरान खान एक्सेस था, उसके बाद पता चला नहीं इंडिया अफगानिस्तान इमरान खान एक्सेस है, अब पता चला इंडिया अफगानिस्तान इसराइल एक्सेस है, कल को पता चलेगा इंडिया अफगानिस्तान इसराइल यूएई एक्सेस है, कल को पता चलता है हमारे मरासम ख़राब हो गए श्रीलंका के साथ तो वो भी इस एक्सेस के अंदर आ गया। मन लेट्स हैव अ हार्ट। और रियलिटी क्या है ऑन ग्राउंड? इमरान खान साहब की भी आंख का इशू चल रहा है, अब उनकी बेगम का भी आंख का इशू चल रहा है। उनको रातों रात शिफ्ट किया गया अडियाला से अस्पताल पर, वापस अडियाला शिफ्ट किया गया, रेटिना उनका अपेरेंटली डिटैच हो गया था। ये सारी कार्रवाई बताएगी बैरिस्टर गौहर साहब को, उन्होंने कौम को आकर रिपोर्ट कर दिया, साथ ला के जनाब इनकी फैमिली से इनकी मुलाकात होने दें। तो हम जहाँ पे इतनी अल्लाह हमें इज़्ज़त दे रहा है, इतना कद दे रहा है, जिसके इतने बेनिफिट्स होते हैं, तो हमें थोड़ा सा ग्रेशियसनेस दिखानी चाहिए एज अ स्टेट और एज अ लोग भी। मतलब हम ये इज़्ज़त डिज़र्व नहीं करते, शायद इसलिए अल्लाह हमें नहीं देता। हम बिल्कुल एक अनग्रेशियस से लोग बन चुके हैं, हम बिल्कुल एक जालिम से लोग बन चुके हैं कि बस हर मौके पे एक दूसरे को ट्रोल करो, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालो, एक दूसरे पे कीचड़ फेंको। हैव अ हार्ट। और मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, जमील फ़ारूकी साहब पे ये हमला हुआ है, मुझे अफसोस है, किसी भी इंसान पे कोई भी हमला अफसोस ही होता है। लेकिन जब असद अली तूर पे सिमिलर चीज़ हुई थी, जब उनको वाकई इस्टेब्लिशमेंट नुकसान चाहता, तो जमील फ़ारूकी साहब ने कहा था कि इनका बड़ा लड़कियों का मामला रहता है, लड़की के भाई होंगे। तो वी हैव टू बी केयरफुल। तफरी में बात कर देना और चीज़ है, आप तफन्नुन में एक बात करें, हंसी मजाक करें और है, लेकिन आप सीरियस जर्नलिज्म ऐसे तो नहीं कर सकते। और जर्नलिज्म एडजस्टेंट भी, जो लोग पॉडकास्ट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं, जियो पोलिटिकल गुफ्तगू करते हैं, थोड़ा सा उनको भी निजी पॉइंट स्कोरिंग पे नहीं आना चाहिए। हर चीज़ को पर्सनलाइज नहीं करना चाहिए। जब आप हर चीज़ को पर्सनलाइज करते हैं तो आप सिर्फ दो चीज़ें करते हैं, एक साइकिल बनाते हैं ऑफ अब्यूज़। अच्छा, फनली इनफ हमारे ज़्यादातर दोस्त जो इस तबके के होते हैं वो अब्यूज़ से भाग रहे होते हैं सारी उम्र, और कहते हैं ये अब्यूज़ बहुत बुरा है, लेकिन फिर इसी को परपेचुएट करते हैं। और दूसरी चीज़ आप क्या कर रहे होते हैं, यू आर सिंपली डीह्यूमनाइजिंग द अदर साइड। टीएलपी क्या करता था, इट वुड डीह्यूमनाइज पीपल। दिमाग में आपके जहन साजी करता था कि यार इनको तो मारना शायद जायज़ है। दूसरी साइड भी ये करती है, पीटीआई को डीह्यूमनाइज करो इतना कि इनको मारना जायज़ हो। पीटीआई ने ये नून लीग के साथ किया था। अच्छा, फिर आप करते सियासी जमातों के खिलाफ हो, लेकिन फिर उनके सारे सपोर्टर्स फॉलोअर्स को पड़ता है। अब किसी को इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो पीटीआई की सीनियर लीडर हैं, जो कब से जेल में बैठी हुई हैं, जिनको कैंसर है, आप सबको पता है किसकी बात करें, डॉक्टर साहिबा की, ये इनह्यूमेन ट्रीटमेंट है। एक बड़ी उम्र की खातून दैट पोजेज नो थ्रेट, मतलब वो मेरे ख्याल से पत्थर उठा के भी नहीं फेंक सकती किसी चीज़ के ऊपर, वो जेल में। तो कुछ चीज़ें मुश्तरका होनी चाहिए, लाइक सैनिटी, इंसानी हकूक़, ठीक है, बड़े लोगों की उम्र में इज़्ज़त। बट अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे दौर में आ गए हैं कि जहाँ पे पगड़ियाँ उछालना, दलदल क्रिएट करना, फसाद फिल अर्द करना, दीज थिंग्स आर रिवॉर्डेड। आपको इसके पैसे मिलते हैं, यू गेट मोर फेमस, आपके शोज़ ज़्यादा बिकते हैं, आप टूर्स पे जा सकते हैं। बट टू व्हाट एंड? आपने भी वो किरदार अदा किया पाकिस्तान को एक मज़ीद गंदी जगह बनाने के लिए। तो हमें ही इस पाकिस्तान को साफ़ करना है, इसको इम्प्रूव करना है, बाहर से आए कोई नहीं करेगा। जिस तरह पीटीआई को ये गुमान था कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो पता नहीं खान साहब बाहर आ जाएंगे। जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है तो पिछले साल से तो हम सुन रहे हैं कि ऊपर अल्लाह है तो नीचे फील्ड मार्शल आसिम नीर और शहबाज शरीफ है, जितनी उनकी तारीफ़ हो रही है। बल्कि इतनी जब कोई आपकी तारीफ़ करे ना तो सोचना चाहिए इंसान को कि यार की हो रहा है, इतना भी तो प्यारा नहीं हूँ मैं। हमारी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।